आत्मविश्वास। अपने पर भरोसा रखो। एक एक कदम सोचकर उठाओ। जो भी कार्य करो पूरी निष्ठा व ईमानदारी से करो। सदा न्यायशील रहो। न्याय करो, अपने साथ भी दूसरों के प्रति भी। अन्याय का प्रतिकार करो। डटकर कहीं भी किसी पर भी अन्याय होता देखकर मूक दर्शक बनकर मत बैठो। ये सब बातें यदि तुम में विकसित हो जाएंगी तो तुम आम लोगों से हटकर एक अलग ही व्यक्तित्व के धनी बनोगे। ऐसे ही गुणों से संपन्न एक बालक हमारे देश में हुआ था। परीक्षा समाप्त हो गई थी। परीक्षाफल सुनाने का दिन था। परीक्षाफल सुनकर उत्तीर्ण होने वाले बच्चे खुशी से भरकर घर की ओर दौड़ चले जा रहे थे। जो बच्चे अनुत्तीर्ण हो गए थे वे मुंह लटकाए सुस्त उदास धीमी चाल से अपने घरों की ओर लौट रहे थे। एक बालक प्रधान अध्यापक के कमरे की ओर बढ़ चला। प्रधान अध्यापक से शिकायत के स्वर में बोला, श्रीमान, मेरा रिजल्ट नहीं सुनाया गया। प्रधान अध्यापक ने जवाब दिया, सभी का रिजल्ट सुना दिया गया है। जो बच्चे अनुत्तीर्ण रहे हैं केवल उन्हीं के नाम घोषित नहीं किए गए हैं। वह बालक बोला, लेकिन श्रीमान, मैं तो अनुत्तीर्ण हो ही नहीं सकता। प्रधानाध्यापक ने बच्चे को डांटते हुए शांत करने का प्रयास किया, लेकिन बच्चा अपनी बात पर अड़ा रहा। प्रधानाध्यापक ने विद्यालय के बाबू को बुलाकर रिजल्ट शीट मंगवाई। रिजल्ट शीट देखकर प्रधानाध्यापक के चेहरे पर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। उन्होंने बच्चे को गले लगा लिया और बोले, बेटा, तुम न केवल उत्तीर्ण हो अपितु तुमने कक्षा में सबसे अधिक अंक अर्जित करके प्रथम स्थान भी प्राप्त किया है। बालक की आंखों में खुशी थी और आंसू तैर उठे। जानते हो बच्चों, वह दृढ़ आत्मविश्वासी बालक कौन था? वह बालक बड़ा होकर हमारे देश का प्रथम राष्ट्रपति बना और उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जीवन की प्रार्थना। प्रफुल्ल चंद्र राय प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता में प्राध्यापक थे। उनका विद्यार्थी था जगदीश। एक दिन जगदीश को सूचना मिली कि प्रफुल्ल चंद्र को कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी है। सहसा विश्वास ही नहीं हुआ उसे कि ऐसी महान आत्मा को भी घातक बीमारी हो सकती है। लेकिन विश्वास न करने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, क्योंकि सूचना देने वाली प्रफुल्लदा की मां ही थी। युवक उन्हें प्रेम और आदर से प्रफुल्लदा कहकर ही पुकारता था। एक दिन प्रफुल्लदा महाविद्यालय जा रहे थे। उन्होंने देखा कि सड़क पार कर रहे दो बालक अपनी ओर तेज गति से आ रही कार से बेखबर थे। प्राणघातक दुर्घटना घटने को थी कि उन्होंने कलाबाजी खाते हुए दोनों बालकों को दूर धकेल दिया। दोनों बालक तो बच गए, किंतु संतुलन न रख पाने के कारण वे अपनी एक टांग गंवा बैठे थे। करेला और नीम चढ़ा कैंसर जैसी बीमारी से पीड़ित और टांग का कट जाना, इस विकट घड़ी में भी प्रफुल्लदा को प्रसन्नता थी कि दो बालकों का जीवन बच गया। विद्यार्थी जगदीश उनकी हालत से बेचैन रहता था। बीमारी दिन ब दिन बढ़ रही थी। दवाइयां बेअसर होती जा रही थी। प्रफुल्लदा को वायलिन बजाने का शौक था। जगदीश के आने पर उसे वायलिन पर मधुर धुनें सुनाया करते थे। आखिर वायलिन जगदीश को सौंप दिया और अपना कविता संग्रह पूरा करने में लग गए। एक दिन शाम को प्रफुल्लदा ने जगदीश को बुलाया। सूर्य अस्त होने को था। दिन भर की धूप में तपा वातावरण शीतलता ग्रहण कर रहा था। यह शीतलता प्राणी मात्र को सुकून प्रदान कर रही थी। वे शांत भाव से एक कागज पर कुछ लिख रहे थे। लिखते लिखते उन्होंने एक गिलास जल लाने को कहा। जगदीश जल लेकर आया तो देखा कि उनकी गर्दन एक ओर लटक चुकी थी।
उस दिन के सूर्य के अस्त होने के साथ ही महान शिक्षक का जीवन सूर्य भी अस्त हो चुका था। जगदीश दुख से चीख पड़ा, नहीं प्रफुल्लदा, आप इस प्रकार मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। उस दिवंगत देह के चेहरे पर प्रसन्नता और शांति के भाव विद्यमान थे। जगदीश की नजर उनके द्वारा रचित अंतिम पद पर पड़ी। जीवन के दुख में घबराकर अपने मन को क्यों मुरझाएं, धूप छांव तो प्रतिपल प्रतिक्षण, आओ हम केवल मुस्काएं। जगदीश ने पंक्तियां पढ़ी और अपने गुरु का आदेश जीवन में आत्मसात कर लिया। इसी आदर्श के सहारे आगे बढ़ते चले गए और एक दिन महान वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु बने। देने में आनंद। छुट्टी के दिन यश अपने मित्र लोचन के घर गया था। दोनों बालक घर के अहाते में खेल रहे थे। थोड़ी देर बाद लोचन की मां ने उसे आवाज देकर बुलाया। भीतर जाने पर मां ने लोचन को मिठाई के 2 टुकड़े दिए। उनमें से एक बड़ा और दूसरा छोटा था। मां ने बड़े टुकड़े के लिए कहा, इसे तुम खा लेना तथा छोटा टुकड़ा अपने मित्र को दे देना। लोचन ने बाहर आकर बड़ा टुकड़ा अपने मित्र को दिया तथा छोटा टुकड़ा स्वयं ने खाया। मां खिड़की में से यह सब देख रही थी। बालकों का खेल खत्म हो गया। यश अपने घर लौट गया। लोचन जब मां के पास अंदर गया तो मां ने पूछा, मैंने तुमसे बड़ा टुकड़ा स्वयं खाने तथा मित्र को छोटा टुकड़ा देने के लिए कहा था। तुमने बड़ा टुकड़ा उसे क्यों दिया? तब लोचन ने कहा, मां, हमारे विद्यालय में मित्र से व्यवहार के बारे में बताया गया है। 1. मित्र के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। 2. अतिथि देवो भव, अर्थात घर पर आए हुए अतिथि को देवता का दर्जा दिया गया है। और 3. आप दूसरों को जैसा दोगे वैसा ही आपको मिलेगा, चाहे वह वस्तु हो या प्रेम या व्यवहार। इसी शिक्षा के अनुसार मैंने उसे बड़ा टुकड़ा दिया था। फिर उसकी मां मुझे बहुत प्यार करती है। हम दोनों को साथ बिठाकर अच्छी अच्छी वस्तुएं खिलाती है। एक बात और भी है मां, यदि एक दिन मैंने छोटा टुकड़ा खा लिया तो क्या फर्क पड़ता है? हर बार घर की मिठाई का अधिकांश हिस्सा इकलौता बेटा होने के कारण मुझे ही मिलता है। मुझे दूसरों को अधिक देने तथा अपने लिए कम उपयोग करने में आनंद की अनुभूति होती है। मां ने अपने बेटे के उदार भाव से गदगद होकर उसे सीने से लगा लिया और वो स्वयं आनंद विभोर हो गई। सादगी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति भवन में पहली बार जब वे गए तो उन्हें उस भवन की पूरी जानकारी दी जा रही थी। उसके कमरे दिखाए जा रहे थे। जब उनका शयन कक्ष और उसमें रखा पलंग दिखाया गया तो उन्होंने हाथ से पलंग के गद्दे को छुआ। छूते ही उनका हाथ उस गद्दे में धंस गया। वह पलंग बहुत ही बढ़िया किस्म के स्पंज और स्प्रिंग का बना हुआ था। श्री राजेंद्र प्रसाद जी ने अपना हाथ हटा लिया। हाथ ही नहीं हटा लिया, उस पलंग को भी वहां से हटाने का आदेश दे दिया। उन्होंने कहा, मैं एक गरीब देश का राष्ट्रपति हूं। इस देश की गरीब जनता को ऐसे पलंग और गद्दे सोने के लिए मिलने की बात तो बहुत दूर की है। उन्हें यह सब देखने के लिए भी नसीब नहीं होता है। उनमें से अधिकांश तो ऐसे हैं जिनको चारपाई भी उपलब्ध नहीं हो पाती है। उन्होंने अपने लिए एक लकड़ी के सामान्य तख्त की व्यवस्था करवाई। जब तक राष्ट्रपति भवन में रहे
वे उसी तख्त पर सोते थे।